अब्बा और खाला आधी रात को मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। सोचा सहन में चहलकदमी कर लेती हूँ। जब वहां से वापस अपने कमरे में जा रही थी तो अब्बा की कमरे की खिड़की खुली थी। अंदर जब मंजर देखा, अंदर जब नजर पड़ी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अब्बा और खाला एक दूसरे के साथ। मैं बहुत देर से बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मुझे खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। आखिर वजह ही ऐसी थी कि मैं करती भी तो क्या। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो सोचा क्यों ना कुछ देर ठंडी हवा खा ली जाए, जिससे दिल का सुकून और ज्यादा दुगना हो जाएगा। इसलिए मैं बाहर लॉन की तरफ निकल गई। बाहर सच में बहुत अच्छी हवा चल रही थी जो दिल को सुकून से भर रही थी। अपनी खुशी के बारे में सोच सोचकर मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। फिर जब मुझे काफी देर हो गई तो मैंने सोचा कि अब चलकर मुझे सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर कुछ तैयारियों को भी देखना है। और फिर अगर पापा ने मुझे इतनी रात को अकेले यहाँ बाहर टहलते हुए देखा तो हो सकता है कि वो भी परेशान हो जाए। इसलिए मैं अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगी। मैं अपने ही मन मोची में चलती हुई कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी को देखा है, जिससे मेरे कदम वापस पीछे की तरफ आए। और मैं सोचने लगी कि क्या ये मेरा वहम था, ये सच में कोई अभी इधर से गुजर कर गया। वापस लौटने पर जब मैं यहाँ वहां देखने लगी तो मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन तभी कुछ अजीब सी आवाज आई जिससे मेरे कदम अपनी जगह पर रुके थे। यहाँ से सुनने पर वो आवाज मुझे पापा के कमरे से आती हुई सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि शायद पापा आज अभी भी जाग रहे हैं, इसलिए मेरे कदम खुद ब खुद पापा के कमरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन उसके बाद मैंने अंदर का जो नजारा देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। अंदर मैंने पापा और खाला को एक साथ देखा। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो न जाने कितने बेताब हो, न जाने कब के तरसे हुए। उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया था और उन्हें मैंने जिस तरह से देखा था उससे तो मेरे हाथ पैर ही जम गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी खाला और मेरे पापा कभी इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे वो सब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन जब अचानक से मैंने ये सब देखा तो उससे मेरे जिस्म के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जैसे सुन्न हो चुका था। मुझे वहां से चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल चुकी हो, और इसलिए मैं उस जगह पर पूरी तरह से खड़े खड़े जाम हो गई थी। मुझसे अपने हाथ पैर हिलाए भी नहीं जा रहे थे और मैं पलके झपकाना भी भूल चुकी थी। अचानक ही मुझे पसीना आने लगा था, लेकिन अंदर जो तूफान आया था वो जोरों पर था। उन लोगों को तो इस बात की खबर तक नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस वक्त मैं अपने अंदर के एक बहुत ही गहरे दर्द को महसूस कर रही थी। वो दर्द जो यकीन के टूटने का होता है, वो दर्द जिसकी आपने कभी तवक्का भी नहीं की हो कि क्या कोई आपका अपना ऐसा भी कर सकता है। उन दोनों की इस तरह की आवाजें मेरे कानों में बुरी तरह से चुभ रही थी। मेरे लिए अब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं जैसे तैसे खुद को खींचकर अपने कमरे तक लाई। मैंने दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। काफी देर रोने के बाद जब मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ तो मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे फिलहाल इन सब चीजों से अपना दिमाग हटाना चाहिए। जब सुबह हुई तो पूरे घर में तैयारी हो रही थी। रात की बात को लेकर मेरा मन बहुत ज्यादा अपसेट था, लेकिन मैं करती भी तो क्या। खुद को समझाने के बावजूद भी मैं इस बात को भूल नहीं पा रही थी। खाले ही मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर मुबारक देने लगी। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। मैंने बड़े ही बेदिली से उन्हें गले लगाया। उसके बाद पापा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। उनके इस दिए हुए गिफ्ट को लेकर भी मैंने कोई खास खुशी नहीं दिखाई, जिससे देखकर वो मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ आरज़ू बेटा, क्या तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। इस बात पर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फौरन ही मेरे लिए दवा का इंतजाम किया गया। पापा ने कहा कि अगर तुम्हें ज्यादा मुश्किल हो रही है तो बताओ, मैं अभी डॉक्टर अंकल को फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। ये दवा खाने के बाद मुझे जल्द ही आराम मिल जाएगा। नाना जी भी तैयार होकर आ चुके थे। थोड़ी ही देर में मुझे अपनी दोनों कंपनीज में मिठाई बांटने के लिए जाना था, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। मेरा नाम आरजू है। मेरी माँ का इंतकाल जब मैं बहुत छोटी सी थी उस वक्त हो गया था, तो मैं अपने पापा और नाना जी के साथ ही उनके घर में रहती हूँ। मेरे नाना जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन अब उनकी काफी उम्र हो गई है, तो बस इसी वजह से उनके बिजनेस को अब मेरे पापा संभाल रहे हैं। मेरी खाला ने मेरी परवरिश करने की खातिर कभी भी शादी नहीं की। सभी लोग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे आज के दिन को लेकर बहुत ज्यादा खुशी थी। इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से एक लड़के से प्यार करती हूँ और आज के दिन मैं उस लड़के को अपने घर वालों से मिलाने वाली थी, ताकि हम दोनों जल्द से जल्द शादी के रिश्ते में बन जाए। लेकिन कल रात मैंने जो कुछ भी देखा उससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा और मेरी खाला इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद को बहुत समझाया। इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक जिंदगी भी होती है, हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं, जैसे कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। इसी तरह से पापा भी बहुत सालों से अकेले हैं और खाला भी, तो हो सकता है शायद उनके भी अपने कुछ अरमान हो। बस यही सब सोचकर मैंने खुद को जैसे तैसे समझा लिया। लेकिन फिर भी जब भी मेरे दिल में अपनी माँ को लेकर ख्याल आता तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं था क्योंकि मेरी माँ तो पापा को छोड़कर सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी और फिर मेरी खाला ने मेरी परवरिश की खातिर शादी नहीं की, वरना अगर वो चाहती तो शादी करके अपना खुद का घर बसा सकती थी और आज उनके भी बच्चे मेरे जितने ही बड़े होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे भी उनके एहसान को समझना चाहिए और इस तरह की कोई
भी गलत चीज नहीं सोचनी चाहिए। यही सब सोचते सोचते मैं तैयार हुई और खुद को समझाया कि मैं किसी के साथ भी बुरा रवैया नहीं करूंगी। उसके बाद मैं नाना जी के साथ अपने दोनों कंपनियों में गई और वहां पर सभी को मिठाइयां बांटी। शाम को मेरे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी जिसमें न जाने कितने ही लोग शामिल थे। मैं जिस इंसान से प्यार करती थी उसे भी मैंने उस पार्टी में बुलाया था। केक काटने के बाद जब सब कुछ अच्छे से हो गया तो मैंने पापा से कहा कि आज मैं आपसे एक स्पेशल गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। इस पर पापा ने कहा कि हाँ बेटा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर घर में हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद मैंने पापा को अपने प्यार यानी कि हसनैन से मिलवाया। मैंने पापा को और अपने बाकी के घर वालों को हसनैन के बारे में सब कुछ बताया। वो मुझे कॉलेज टाइम में मिला था। पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हसनैन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो यतीम है। ये सुनकर पापा को गहरा धचका लगा। उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने वक्त की नजाकत को देखते हुए हसनैन को उस वक्त उसके घर वापस भेज दिया। लेकिन हसनैन के जाने के बाद पापा बहुत गुस्सा होने लगे। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारी शादी को लेकर न जाने कितने ख्वाब सजा रखे हैं। मैंने सोचा था कि जब तुम 21 साल की हो जाओगी तो उसके बाद मैंने जो भी अच्छे लड़के पसंद कर रखे थे उनमें से किसी एक को तुमसे चुनने के लिए कहूंगा। लेकिन तुमने तो खुद से ही पहले ही अपना जीवन साथी चुन रखा है। मैंने कहा तो बताइए पापा, इसमें आखिर किस चीज की कमी है? मैं हसनैन को पसंद करती हूँ। पापा कहने लगे कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन तुमने जिसे पसंद किया है वो हमारी हैसियत का नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वो। मैंने उनसे कहा कि प्यार में ऊंच नीच नहीं देखा करते। मैं हसनैन के साथ खुशी महसूस करती हूँ, बाकी वो हमारी हैसियत का है या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पापा कहने लगे कि पर मुझे पड़ता है। मुझे माशरे में कई लोगों से मिलना पड़ता है। मुझे सबको जवाब देना होगा कि आखिर मेरा होने वाला दामाद कौन है। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। उस वक्त खाला ने मेरा साथ दिया। खाला ने कहा कि जब आरज़ू की खुशी उस लड़के के साथ ही है तो हमें भी उसकी पसंद को दिल से कबूल करना चाहिए। खाला के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा था कि शायद वो पापा का ही साथ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब खाला ने मेरा साथ दिया तो नाना जी ने भी मेरा साथ दिया उस वक्त। लेकिन पापा ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वो खामोश होकर वापस अपने कमरे में चले गए। इस सबसे मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। मुझे लगा कि कहीं अगर पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर क्या होगा। मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उस जगह पर चली गई जहाँ मैं हमेशा तब जाती हूँ जब मेरा दिल हद से ज्यादा उदास होता है। और वो जगह और कोई नहीं, मेरी माँ की कब्र है। मैं हमेशा ही वहां पर अकेले ही जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरी माँ के बीच में वहाँ कोई भी हो। माँ की कब्र पर बैठकर मैं बहुत देर रोती रही और उनसे अपने दिल की बात कहती रही। मैंने उनसे कहा कि आप ही पापा को समझाइए कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ हसनैन के साथ है और किसी के साथ भी नहीं। मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए बल्कि सुकून चाहिए और मुझे हसनैन के साथ ही मिलता है। काफी देर अपना दिल हल्का करने के बाद मैंने देखा कि रात काफी हो गई थी, इसलिए सोचा कि अब घर चलना चाहिए वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले परेशान हो जाए। वैसे भी पापा मुझे जल्दी कहीं भी अकेले जाने नहीं देते। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ी कि तभी अचानक से 4 लड़कों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घेर लिया और वो मेरे साथ पहले तो बदतमीजी करने लगे। मैंने उन्हें वार्निंग दी कि वो मुझसे दूर रहे वरना इंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद वो मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगे। मैं बहुत चीखी चलाई लेकिन उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था जो मेरी बात सुनता। लेकिन मैं भी उनके आगे झुकने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने उनका बराबर का मुकाबला किया। पर जब उन्होंने देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने में नाकाम हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई कि ये लोग आखिर मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पर उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आज खत्म कर देने के इरादे से यहाँ आए हैं। उनमें से एक आदमी जैसे मेरे ऊपर चाकू से वार करने वाला था कि तभी मैंने अपनी एक लात खींचकर उसके पेट पर दे मारी और वो बाकी के तीनों के ऊपर जा गिरा। बस इतनी ही देर में मैं फुर्ती से अपनी गाड़ी तक पहुंची और फौरन ही ड्राइव करके स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। जब मैं अपने घर पहुंची तो बुरी तरह से कांप रही थी। मैं उस वक्त पसीने में घबराई हुई थी, पर मैंने फौरन ही अपनी हालत को ठीक किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी इस सब के बारे में पता चले कि मेरे साथ आज क्या हुआ। वरना एक तो पहले ही ये लोग मुझे कहीं अकेले आने जाने नहीं देते, इस सब के बाद तो मुझ पर और भी ज्यादा पाबंदियां बढ़ जाती। इसलिए मैं दबे पांव चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। फ्रेश होने के बाद कुछ देर में अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर सोचने लगी कि आखिर आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ और वो लोग कौन थे। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी मैंने खिड़की से सामने का जो नजारा देखा उससे मेरे होश उड़ चुके थे। सामने मेन गेट पर मैंने खाला को खड़े हुए देखा और खाला जिस इंसान के साथ खड़ी थी उससे तो मेरे दिमाग की नसें सुन सी हो रही थी क्योंकि उनके साथ खड़ा हुआ आदमी और कोई नहीं वही था जो मुझ पर चाकू से वार कर रहा था। खाला उसे कई सारे नोटों की मोटी मोटी गद्दियां पकड़ा रही थी और वो उन पैसों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और खाला इधर उधर होकर देख रही थी कि कहीं उन्हें किसी ने देखा तो नहीं और फिर वो भी दबे पांव वापस घर के अंदर आ गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब मुझ पर आज जो हमला हुआ वो बिना किसी मकसद के नहीं हुआ था और मुझ पर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी खाला ही थी। लेकिन आखिर क्यों, वो मुझे क्यों मरवाना चाहती हैं। मैं सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खाला को पता चल गया हो कि मैंने उन्हें और पापा को एक साथ देख लिया है और बस इसी वजह से वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। शायद लग रहा हो कि मैं उनके और पापा के रिश्ते को
को आगे नहीं चलने दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस वक्त मैं उन दोनों को देख रही थी, मुझे तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उनमें से किसी ने भी मुझे देखा हो। और फिर आज जब मैंने अपनी शादी की बात की तो खाला ने मेरा पूरा साथ भी दिया था। अब तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल थे जिससे मैं पागल हो जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं खाला की किस रूप पर यकीन करूं। लेकिन अभी जो मैंने कुछ देर पहले देखा उसको भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इससे साफ जाहिर हो चुका था कि खाला मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरे दिल में उनके लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी। मैंने सोचा कि अब क्या मैं इस बारे में पापा से बात करूं, पर मुझे फिर ऐसा लगा कि लेकिन जिस तरह से मेरे लिए इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है, ठीक इसी तरह से घर के बाकी लोगों को भी इस पर यकीन करना नामुमकिन है कि खाला मुझे खत्म करवाना चाहती है, जबकि अभी तक तो उन्होंने ही मेरी परवरिश की है और मुझे बहुत अच्छे से पाला था। और फिर उनका मुझे खत्म करने के पीछे क्या मकसद था, जब मुझे वही नहीं पता तो फिर मैं किसी से क्या कहूँ। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे उनके मकसद के बारे में पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं किसी से कुछ कहूंगी। अगले दिन पापा ने मुझे और बाकी के घर वालों को हॉल में बुलाया। मैं समझी कि वो शायद मेरी शादी को लेकर जरूरी बात करने वाले हैं। मैं जब पापा के पास पहुंची तो बुरी तरह से घबराई हुई थी कि न जाने वो कौन सा फैसला सुनाएंगे। पापा ने मुझसे कहा कि इन्हें मेरा और हसनैन का रिश्ता मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर मेरी खुशी थोड़ी सी धुंधली हुई। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपकी क्या शर्त है। उस पर पापा ने कहा कि हसनैन को शादी के बाद इस घर में ही रहना पड़ेगा, घर दामाद बनकर, और मेरे बाद इस बिजनेस की भाग दौड़ तुम्हें और हसनैन दोनों को मिलकर संभालनी पड़ेगी। पापा की इस शर्त से मुझे कोई भी एतराज नहीं था, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैं उसी दिन हसनैन के घर गई और उसे पापा की शर्त के बारे में कुछ बता दिया। लेकिन ये सब सुनकर हसनैन नाराज होने लगा। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर में घर दामाद बनकर नहीं रह सकता, इससे मेरी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। मैंने हसनैन से कहा कि जैसे तैसे मैंने अपने पापा को इस रिश्ते के लिए तैयार किया है और तुम बिना फालतू की बात करके क्यों मुसीबतें बढ़ा रहे हो। अगर तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो मैं खुद इस शर्त को मानने के लिए तैयार ना होती, लेकिन तुम्हारा मेरे सिवा कोई भी नहीं है, तो आखिर इस बात में बुराई ही क्या है। इसमें तो मेरी भी खुशी शामिल है, तुम भी मेरे पास रहोगे और मुझे अपने पापा और बाकी के घर वालों से अलग भी नहीं होना पड़ेगा। हसनैन कहने लगा लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं संभाल सकता, वरना हर कोई यही कहेगा कि मैंने पैसे की लालच में आकर तुमसे शादी की है। मैंने कहा कि अगर तुम मेरे बिजनेस को नहीं भी संभालते तो भी मुझसे शादी करने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होता, तो क्या तब सब लोग ये नहीं कहते। और अगर तुम्हारी सोच ऐसी ही थी तो फिर तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया। क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी बात सुनकर हसनैन का चेहरा उतर गया। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा कि देखो तुम परेशान मत हो, अभी तुम जैसे किसी दूसरे के यहाँ पर काम करोगे तुम बिल्कुल ऐसे ही समझ लेना कि मेरी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हें उसकी सैलरी मिल रही है। बस फिर मैंने जैसे तैसे हसनैन को भी मना लिया और हमारी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे घर वाले भी मेरी शादी से खुश थे और हसनैन भी खुशी खुशी सारी शर्तों के साथ मुझसे शादी करने को मान चुका था। लेकिन बस अगर कोई टेंशन की बात थी तो वो सिर्फ खाला को लेकर ही थी। मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि खाला ने मुझ पर वो जानलेवा हमला क्यों करवाया था। आखिर उन्हें मुझे खत्म करवा कर क्या मिलने वाला था। मैंने अब तक इस बारे में हसनैन को भी कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी गलत सोचे, क्योंकि अब तक तो मैंने उसे यही बताया था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। खैर मेरी और हसनैन की शादी धूमधाम से हो गई और हम दोनों हनीमून पर दुबई घूमकर वापस भी आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं घर में रहकर बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने पापा के आगे कहा कि मैं भी कंपनी को संभालना चाहती हूँ। लेकिन पापा ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि मैं इन सब चक्करों में ना पड़ूं और आराम से अपनी जिंदगी जीऊं और अपने शौकों को पूरा करूं। पर मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर पापा ने कहा कि तुम महीने में एक दिन कंपनी का चक्कर लगा आया करना, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची इन सब झंझटों में पड़े। पापा का प्यार देखकर कभी कभी मैं यही सोचती कि मैं कितनी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना चाहने वाला पापा मिले हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, मुझे महीने वाला मसला था तो इस वजह से मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा था। उस दिन हसनैन मेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाया और मुझसे बोला कि तुम इसे पी लो, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं ऑफिस का कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे शुक्रिया कहा और फिर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही खाला मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि आरज़ू इस दूध को हरगिज मत पीना। खाला की इस बात से मैं हैरान रह गई थी। मैंने उनसे कहा क्यों, मैं इस दूध को क्यों ना पीऊं। तो खाला कहने लगी क्योंकि इस दूध में जहर मिला हुआ है। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बुरी तरह से हैरान रह गई और नाराज भी होने लगी कि आप आखिर कहना क्या चाहती हैं कि मेरे शौहर ने मुझे जहर पीने के लिए दिया है। तो खाला कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दूध को मत पीना और मैं अभी जा रही हूँ, वरना मुझे अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। इतना कहकर खाला वापस मेरे कमरे से चली गई। अब तो मुझे खाला के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी के अभी उनसे जाकर कहूँ कि मुझे मेरे शौहर ने नहीं बल्कि आप मारना चाह रही हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी हकीकत नहीं पता? मैं अच्छे से समझ गई थी कि वो मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़काना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं उनकी पूरी हकीकत जान चुकी हूँ। मैंने उस दूध के गिलास को उठाया, लेकिन अचानक क्यों मेरी उस दूध को पीने की अब हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मुझे लगा कि इस बात का पता मुझे खुद से लगाना चाहिए, इसलिए मैंने उस दूध को मेरे घर में जो बिल्ली पाली हुई थी उसे पीने के लिए दिया और सच में
मेरे उस वक्त होश उड़ गए जब उस दूध की 2 घूंट पीते ही वो बिल्ली वहीं खत्म होगी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि खाला ने जो कुछ भी कहा वो सच था। तो क्या इसका मतलब मेरा शौहर भी मेरी जान लेना चाहता था? अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मेरे दिमाग ने काम करना खत्म कर दिया था। मैंने ही उस बिल्ली को वहां से हटाया और सब कुछ ऐसा कर दिया जैसे कुछ भी नहीं हुआ, पर मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। मुझे अपनी प्यारी बिल्ली को खो देने का दुख भी हो रहा था। उसने मेरी जिंदगी का मोल चुकाया था। मैं सोचने लगी कि आखिर हसनैन मुझे क्यों मारना चाहेगा, जबकि मारना तो मुझे खाला चाहती है। लेकिन अगर खाला मुझे खत्म करना चाहती है तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बताया कि दूध में जहर मिला हुआ है? लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा शायद खाला मेरे और हसनैन के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने ये चाल चली हो कि जब हसनैन मेरे लिए दूध बनाकर तैयार कर रहा था तो उन्होंने चुपके से इस दूध में जहर मिला दिया हो, ताकि मुझे ये लगे कि वो दूध तो हसनैन लेकर आया है, जबकि जहर इसमें खाला ने मिलाया होगा और खुद मेरे सामने से आकर मुझे ये कह दिया कि वो जहर वाला दूध मेरे लिए हसनैन लेकर आया है, जिससे मैं खाला को अपना हमदर्द समझूं और हसनैन से अपना रिश्ता खत्म कर लूं। कुछ देर के बाद खाला वापस मेरे कमरे में आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। शुक्र है कि तूने मेरी बात मानते हुए इस दूध को नहीं पिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। वो तो शुक्र है कि मैंने सही मौके पर हसनैन को ये सब करते हुए देख लिया। मेरी बात मान, आज के बाद कभी भी हसनैन की बात पर भरोसा मत करना। मैंने खाला को फौरन ही धक्का दिया। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने ये कहेंगी और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? मेरी इस हरकत से खाला बुरी तरह से हैरान रह गई। मैंने कहा, मुझे इस तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो काली हकीकत है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको लग रहा है कि आप मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़का कर उससे अलग करवा देंगी, जबकि आपका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं जानती हूँ मुझे मेरा शौहर नहीं बल्कि आप मारना चाहती हैं। इस दूध में जहर भी आपने ही मिलाया था। उस पर खाला कहने लगी कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ख्वाब में भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने तुम्हें बचपन से माँ बनकर पाला है। तुम्हारी जान मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मैंने उनसे कहा कि बंद करिए अपना ये झूठा ढोंग। मेरे जन्मदिन के दिन भी आपने अपने गुंडों को भेजकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस दिन बच गई। इस पर खाला मुझे ताज्जुब से देखने लगी। मैंने कहा, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद आपको उन गुंडों को पैसे देते हुए देखा था। उस पर खाला कहने लगी कि हाँ, मैंने उन गुंडों को पैसे दिए थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने उन गुंडों को पैसे किस लिए दिए? मैंने उनसे कहा कि अब एक और झूठ मैं आपके मुंह से बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अभी के अभी इस कमरे से चली जाइए, क्योंकि मैंने अभी तक घर में किसी को भी आपकी इस घटिया हरकत के बारे में नहीं बताया है। लेकिन अगर मेरा सब्र टूटा और घर में किसी को भी बता दिया तो अभी के अभी आपको इस घर से भी निकाल दिया जाएगा। आपके मुझ पर किए गए एहसानों को याद करके ही आपको बख्श रही हूँ, वरना अब तक तो कब का आपको पुलिस के हवाले कर देती। खाला मुझे बार बार कहती रही कि आरज़ू, पहले तो मेरी बात सुन लो, लेकिन उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि जी कर रहा था कि मैं उनकी जान ही ले लूं। इसलिए मैंने उन्हें धक्का मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और चुपचाप लेट गई। अगले दिन हसनैन ऑफिस से जल्दबाजी में घर वापस लौटा और मुझसे कहने लगा, आरज़ू, इन कागजों पर तुम्हारे साइन होने बहुत जरूरी है। मैंने उससे कहा कि आखिर ये कौन से कागज हैं? वो कहने लगा कि दरअसल हम लोग एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं जो तुम्हारे नाम से ही ली जा रही है, बस इसलिए तुम्हारे कुछ साइन चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, लाओ, मैं साइन कर देती हूँ। मैं जैसे ही साइन करने वाली थी कि तभी मेरी नौकरानी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने उससे कहा कि इसे यहाँ मेज पर रख दो, पर उसने न जाने कैसे मेरे हाथ और उन कागजों पर ही उस चाय को गिरा दी, जिससे मेरा हाथ चल गया। मैंने उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई और हसनैन ने तो उसे खींचकर थप्पड़ भी मार दिया। उसने अपने किए की माफी मांगी और वापस कमरे से बाहर चली गई। हसनैन बुरी तरह से भड़का हुआ था। वो उस नौकरानी को बहुत बुरी सुना रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम खामोश हो जाओ, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं होगी है, मेरा हाथ इतना ज्यादा नहीं चला है, बस थोड़ी बहुत ही दर्द हो रही है। मैंने कहा कि उन कागजों को दोबारा तैयार करवा कर कल ले आना, मैं कल इन पर साइन कर दूंगी। उसके बाद हसनैन वहां से चला गया। मैं अपने हाथ पर ट्यूब लगाने के लिए किचन की तरफ गई, क्योंकि मेडिकल किट वहीं पर रखी रहती थी। मैं जैसे ही किचन की तरफ जा रही थी तभी मैंने खाला को उसी नौकरानी को कुछ पैसे देते हुए और ये कहते सुना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर आरज़ू के हाथ पर चाय गिराई, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। ये सब देखकर तो मेरा गुस्सा सातों आसमान पर था। खाला की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाह क्या रही हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुस्से में तलमलाती हुई दांत पीसती हुई उनके पास पहुंचे और उन्हें घसीट कर सामने के स्टोर रूम में ले गई। मैंने उनसे कहा कि आपने अभी जो कुछ भी कहा है उससे मैंने सुन लिया, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको इस सब से क्या मिल रहा है कि आपको ये जायदाद चाहिए? बताइए, आपको कितना हिस्सा चाहिए? मैं आपको आपका हिस्सा दे दूंगी, लेकिन इसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाएगा, आप मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। इस पर खाला कहने लगी कि आरज़ू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कहा कि आपको क्या मैं बददिमाग से लगती हूँ? आप मुझे आंखों देखी मक्खी निगलने की बात कर रही हैं। अभी मैंने अपनी आंखों से आपको उस नौकरानी को पैसे देते देखा और ये कहते भी सुना कि ये सब आपने
में ही करवाया था, मुझे नुकसान पहुंचाकर आखिर आपको क्या मजा मिल रहा है। खाला बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी सच्चाई नहीं पता है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं और ज्यादा बुखला गई। मैंने कहा सच्चाई सच्चाई, आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मैं नहीं जानती। उस पर खाला ने कहा ठीक है, मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ चुका है, मुझे आज तुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा, लेकिन तुझे बहुत ही इत्मीनान से और हिम्मत से पूरी बात सुननी होगी, क्योंकि अब मैं तुझे जो कुछ भी बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद तेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। उसके बाद सच में खाला ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दुनिया इतनी बड़ी धोखेबाज और मुनाफिक है। खाला ने कहा कि जिन्हें मैं अपना बाप समझ रही हूँ दरअसल वो मेरे सगे बाप नहीं है, और जिसे वो मैं अपना नाना समझ रही हूँ वो भी मेरे नाना नहीं है, और ना ही मेरी खाला मेरी सगी खाला है। मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने स्टोर रूम में रखा हुआ एक बक्सा खोला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा कि इस तस्वीर को देख रही हो, ये तुम्हारे असली नाना जी की तस्वीर है। तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना जी की इकलौती बेटी थी और इस पूरी जायदाद की अकेली मालकिन भी। तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिससे तुम्हारा नाना जी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे वो झुक गए और उन्होंने तुम्हारी माँ की शादी तुम्हारे पापा से करवा दी। जबकि दूसरी तरफ तुम्हारे नाना जी के दोस्त थे, वो तुम्हारी पूरी जायदाद पर नजर रखे हुए बैठे थे। उन्होंने पहले से ही ये प्लान बना रखा था कि वो अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा देंगे और इस पूरी जायदाद पर अकेले राज करेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी कर ली, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसलिए भले ही तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे माँ बाप की शादी को कबूल कर लिया था, पर दूसरी तरफ वो लोग तुम्हारे नाना को तुम्हारे बाप के खिलाफ भड़काते ही रहते थे कि वो किसी भी तरह से तुम्हारे खानदान के काबिल नहीं है। उन्हें लगा कि ऐसा करने से एक दिन तुम्हारे नाना तुम्हारे माँ बाप की तलाक करवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिससे उन्होंने एक ऐसे चाल चली जिससे तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो गया। उन लोगों ने तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद तुम्हारी माँ की हालत पागलों की जैसी हो चुकी थी। उस वक्त तुम सिर्फ 3 महीने की ही थी और ऐसे में वो तुम्हें संभाल नहीं पा रही थी। कुछ वक्त जब गुजरा तो तुम्हारे नाना के दोस्त ने उन्हें ये कहा कि वो अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ के साथ करना चाहते हैं। उस वक्त तुम्हारे नाना जी को लगा कि उनका दोस्त उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है और वो इस शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस शादी के पीछे उनकी कितनी बड़ी साजिश थी। और फिर कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे नाना जी के उस दोस्त ने अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा दी। वो बेटा और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे आज तुम अपना असली बाप समझती हो। तुम्हारे नाना का वो दोस्त भी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे आज तुम अपना असली नाना समझती हो। मैं उस वक्त तुम्हारे सौतेले बाप की महबूबा थी। मुझे जब इनकी शादी के बारे में पता चला तो मैंने गुस्सा किया, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे भी अपनी बातों में फंसा लिया। वो कहने लगा कि ये शादी तो सिर्फ एक दिखावे के लिए है ताकि सारा पैसा उसके नाम पर हो जाए। उसने मुझे यकीन दिलवाया कि एक बार उसके नाम पर जैसे ही जायदाद हो जाएगी वो तुम्हारी माँ से छुटकारा पा लेगा और फिर मुझसे शादी कर लेगा। मैंने भी उसकी बात का यकीन कर लिया और तुम्हारी केयर टेकर के तौर पर तुम्हारे नाना की यहाँ पर नौकरी करने लगी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे इस सौतेले बाप ने तुम्हारी माँ को ऐसी दवाइयां देना शुरू कर दी जिससे उसका दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो गया। और फिर एक दिन उन्होंने एक झूठा नाटक रचाया जिसमें ये दिखाया कि तुम्हारी माँ की मौत भी एक एक्सीडेंट में हो गई है। तुम्हारी माँ की मौत की खबर सुनकर तुम्हारे नाना जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में दाखिल कराया गया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे तुम्हारा सौतेला बाप चाहता था, लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो गई। तुम्हारे नाना ने मरने के कुछ दिन पहले ही सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी। साथ में उसमें यह भी लिख दिया कि तुम्हारी शादी होने के बाद आधी जायदाद तुम्हारे शौहर की और आधी तुम्हारी हो जाएगी, और अगर 21 वर्ष से पहले तुम्हारी किसी वजह से मौत हो जाती है तो सारी जायदाद यतीम खाने में दे दी जाएगी। उसके बाद तुम्हारे नाना भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। जब ये सारी बातें तुम्हारे सौतेले बाप को पता चली तो उसका सारा प्लान धरा का धरा ही रह गया और वो बुरी तरह से बुखला गया। उसे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो सोचा था कि उसके सारे पत्ते बिल्कुल सही जगह पड़े हैं और अब उसके हाथ में पूरी जायदाद आने वाली है, और एक बार जैसे ही वो पूरे पैसे पर कब्जा करता तुमसे भी छुटकारा पा लेता। लेकिन अब जब सब कुछ तुम्हारे नाम पर था और फिर इसमें ऐसी शर्त भी थी तो वो तुमसे भी छुटकारा नहीं पा सकता था, इसलिए उसके सामने सिवाय तुम्हें पालने के और कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए उसने एक अच्छे बाप का निकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वो तुम्हारा सौतेला बाप है, और अपने बाप को तुम्हारी माँ का बाप बता दिया और मुझे तुम्हारी सगी खाला, ताकि इधर मैं तुम्हारी देखभाल भी करती रहूं और उसकी ख्वाहिशों को भी पूरा करती रहूं। उस दिन तुमने मुझे उन गुंडों को पैसे देते हुए देखा तो तुम्हें लगा कि मैंने ही उन्हें तुम्हें मारने के लिए भेजा था। उन्हें मारने के लिए तो तुम्हारे पापा ने भेजा था, मैंने तो उन्हें इसलिए पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हें कुछ भी ना करे बल्कि तुम्हें भागने का मौका दे और इस तरह से दिखावा करे कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, ताकि तुम्हारे बाप को शक ना हो। मैंने खाला से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, अपने गुनाह को छिपाने की खातिर आप कौन सी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं ताकि खुद को मेरी नजर में अच्छा साबित कर सके। मान लीजिए मैं एक बार आपकी इस बात को मान लूं कि मेरे पापा मेरे नाना झूठ
छोटे हैं, लेकिन क्या मेरा शौहर भी छोटा है? और जब मैंने हसनैन से शादी की बात की थी तब खुद आपने मेरा साथ दिया था, जबकि मेरे पापा तो इस शादी के खिलाफ ही थे। इस पर खाला कहने लगी कि दरअसल उस वक्त मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने एक नया मोहरा चला है, और वो नया मोहरा और कोई नहीं बल्कि हसनैन ही था। तुम्हारे कॉलेज में हसनैन को तुम्हारे पापा ने जानबूझकर एडमिशन दिलाया और हसनैन ने तुमसे अपनी नजदीकियां बढ़ाई ताकि तुम इससे प्यार करने लगो और शादी की बात करो, क्योंकि 21 वर्ष के बाद जो तुमसे शादी करता उसके नाम पर आधी जायदाद अपने आप ही आ जाती। मुझे ये बात जब पता चली, जब तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद ही ये सब पता चला कि हसनैन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे सौतेले बाप की बहन का लड़का है। इसलिए हसनैन ने उस दिन तुम्हें जहर दिया, क्योंकि तब तक तुम 21 वर्ष की हो चुकी थी और जो आधी जायदाद तुम्हारे नाम पर है वो भी हसनैन के नाम पर आ जाए। तुमने अभी जो कुछ भी देखा उसमें मुझे ही गुनाहगार समझ रही हो, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पर चाय इसलिए करवाई थी क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम इन जालिमों के मंसूबों को पूरा कर देती। मैंने खाला से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती है, तो वो कहने लगी दरअसल वो जो कागज हसनैन लेकर आया था तुमसे साइन करवाने के लिए, वो किसी नई फैक्ट्री को शुरू करने के कागज नहीं थे, बल्कि वो कागज थे जिस पर साइन करते ही सारी जायदाद अपने आप ही हसनैन और तुम्हारे बाप के नाम पर हो जाती। उस वक्त सामने से आकर मैं तुम्हें नहीं रोक सकती थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें तकलीफ पहुंचानी पड़ी ताकि तुम एक बहुत बड़े आने वाले तूफान से बच जाओ और उन कागजों पर साइन ना कर सको। क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि तुम अपने शौहर पर हद से ज्यादा यकीन करती हो, इसलिए एक बार भी उन कागजों को पढ़कर साइन नहीं करोगी, बिना देखे ही उन पर साइन कर दोगी और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। तुम्हारा पापा इतना चालाक है कि वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने एक बार में ही तुम्हारी शादी की हामी भर दी तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हें शक हो, इसलिए उसने पहले तो तुम्हारी शादी से इतराज किया और फिर बाद में ऐसी शर्त रख के ये दिखावा किया कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा भला चाहता है, और वो मान गया है। और ठीक इसी तरह का नाटक हसनैन ने भी किया। उसने भी यही दिखाया कि जैसे उसे तुम्हारी जायदाद में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वो घर दामाद बनकर नहीं रहना चाहता ताकि तुम उस पर भी शक ना करो। मैंने खाला से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, एक के बाद एक आप कितने झूठ बोलती चली जा रही हैं, लेकिन आपकी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। आपने मेरे पूरे खानदान को, यहाँ तक कि मेरे पापा को भी झूठा साबित कर दिया, सबको मेरी जान का दुश्मन बता दिया और खुद को आप मेरा हमदर्द बता रही हैं, जबकि खुद मैंने अपनी आंखों से आपको अपने खिलाफ साजिश करते हुए देखा है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कम से कम अब तक कोई तो मेरी नजर में आता, पर मैंने तो आपके सिवा किसी को भी मेरे खिलाफ ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा। मैं वहां से जाने लगी तो खाला मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने लगी। वो कहने लगी आरज़ू तुम मुझ पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बेटी। मैंने कहा कि अच्छा आप मुझसे प्यार करती हैं या फिर आप मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि आप अपने रिश्ते को पापा के साथ आगे बढ़ा सके और अपनी खुद की औलाद पैदा करके ये सब उसके नाम पर करवा सके। ये सुनकर खाला दंग रह गई। मैंने कहा कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैंने आपको और पापा को एक साथ वो सब करते हुए पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, ये सोच करके आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और फिर ये आपके और पापा की जिंदगी का मामला है, मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप इतनी बड़ी लालची औरत निकलेंगी जो दौलत की खातिर ना सिर्फ रिश्तों को बदनाम कर रही है बल्कि इस हद तक गिर चुकी हैं। खाला कहने लगी कि तुम मुझे जो कहना चाहो कह सकती हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम पर अपने जीते जी आंच भी नहीं आने दे सकती। मैंने कहा कि अचानक से आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? आपने ही तो अभी कहा है ना कि आप मेरे सौतेले बाप की महबूबा है, तो फिर उन्हें छोड़कर आप मेरा भला क्यों चाहने लगी? उस पर खाला कहने लगी क्योंकि अभी तक मैं इतने सालों से इसी वहम में थी कि तुम्हारा पापा अपना मकसद पूरा होने पर मुझे अपनी बीवी के तौर पर अपनाएगा और वो जिंदगी देगा जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि वो एक धोखेबाज है और वो कभी किसी का भी सगा नहीं हो सकता। मैंने उसके साथ कई साल वफादारी निभाई, फिर भी वो धोखेबाज न जाने कितनी औरतों के साथ वो सब करता फिर रहा था और मुझे लगता था कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, जबकि मैं अंधी थी जो मुझे कभी उसकी सच्चाई दिखाई ही नहीं दी। सच्चा प्यार तो मैंने किया था, पर तुम्हारे पापा की बातों में आकर मैं तुम्हारे खिलाफ उसका साथ देती रही। पर अब जब उसकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है तो मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने भले तुम्हें जन्म नहीं दिया पर पाला तो मैंने ही है और तुम मेरी ही बेटी हो। खाला का झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं गुस्से में उन्हें वहीं स्टोर रूम में छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई और गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गई। मैं अपनी माँ की कब्र पर पहुंची तो वहां मैं बहुत रही। मुझे आज समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। सभी रिश्तों पर मेरा भरोसा उठ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं दुनिया में अकेली हो चुकी हूँ। मैंने माँ से चला कर कहा कि आप जब इस दुनिया से गई तो मुझे भी अपने साथ लेकर क्यों नहीं चली गई, मुझे क्यों छोड़कर गई? काफी देर अपने दर्द को माँ से बयान करने के बाद मैं वापस अपने घर लौट आई। मैंने सोच लिया कि खाला मुझे मेरे पापा से और मेरे शौहर से अलग करना चाहती हैं, बस इसलिए वो इस तरह की साजिश रच रही हैं। लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल सुबह ही मैं पापा को खाला की सारी सच्चाई बता दूंगी कि वो किस तरह से मुझे उनके खिलाफ भड़का रही हैं और उनका भी इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वो इस पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। हसनैन उस दिन ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं उस दिन अकेली ही थी तो मुझे काफी देर से नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी सुबह हो जाए और मैं सब कुछ जाकर अपने पापा को बता दूं और खाला को धक्के
देकर इस घर से निकलवा दूं। कोई इंसान इतना लालची कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। यही सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लगी। अभी मैं गहरी नींद में सो ही रही थी कि तभी मुझे अचानक से ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा बहुत ही धीरे से खोला है। मैं चुपचाप सोने का नाटक करती रही और अचानक से गोलियों की तेज आवाज मेरे कानों में गूंज गई। वो जो भी शख्स मेरे कमरे में आया था उसने एक के बाद एक मुझ पर फायरिंग कर दी। जब उसने सारी पिस्तौल की गोलियां मेरे सीने में उतार दी तो उसने चैन की सांस ली। अपने माथे का पसीना पहुंचने के बाद उसने ये तसल्ली करने के लिए कि मैं अब पूरी तरह से मर चुकी हूँ, कमरे की लाइट को जलाया। लेकिन लाइट को जलाते ही जब उसने बिस्तर पर नजर डाली तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस बिस्तर पर खून का एक भी छींटा नजर नहीं आ रहा था, जिससे वो हैरान रह गया कि आखिर इतनी गोलियां लगने के बाद भी ये सब कैसे हो गया। तभी पर्दे के पीछे छुपे हुए सभी पुलिस वाले अंकल बाहर आए और उन्होंने उस शख्स को रंगे हाथों कसकर दबोच लिया। उस इंसान के होश उड़ चुके थे, उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो पकड़ा जा चुके हैं। उसके बाद मैं खुद अपने कपड़ों की अलमारी से बाहर निकल कर आई और जब उसने मुझे जिंदा पाया तो एक बार फिर से उसके ऊपर बिजली गिरी। उस वक्त ना सिर्फ वो हैरान था बल्कि मैं खुद भी दंग रह चुकी थी, क्योंकि मुझ पर गोली चलाने वाला शख्स और कोई नहीं मेरे पापा ही थे। मैंने रो रो कर उनसे कहा कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस पर वो कहने लगे कि आरज़ू, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया था बेटा, मुझे तो तुम्हारे कमरे में कोई आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि कोई तुम पर हमला करने वाला है, मैं तो बस तुम्हें बचाने के लिए आया था। मैंने कहा बस करिए, आखिर आप कितना झूठ बोलेंगे। इतने सालों से आपका एक के बाद एक झूठ मैं बर्दाश्त करती चली जा रही हूँ। इससे पहले कि मेरे पापा मुझे और कुछ कहते कि तभी खाला भी कमरे में आ गई। उन्होंने कहा कि मैं आरज़ू को सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। ये सुनकर मेरे पापा की आंखें पत्थर की तरह जम चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने सौतेले पापा से कहा कि हाँ, खाला ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन उस वक्त मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। इतने सालों से आप मेरे अच्छे पापा बनने का नाटक करते आए, लेकिन आज जब आप मुझे मारने के लिए गन को खरीद रहे थे तब मुझे खाला ने वो सब कुछ दिखाया, लेकिन फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि हो सकता है कि आपको इस गन की जरूरत किसी और काम के लिए पड़ी हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा नाटक करके देख लूं, कम से कम इससे ये साबित तो हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और अच्छा ही हुआ जो मैंने खाला की इस बात को मान लिया, क्योंकि अगर यकीन ना करती तो आज मैं जिंदा ना होती। मैंने फौरन ही आगे बढ़कर अपने सौतेले पापा के गिरेबान को पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान को बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है। तुमने मेरे पापा और मेरी माँ की जान ले ली, मेरे सर से माँ बाप का साया छीन लिया। किसकी खातिर? सिर्फ इस दौलत की खातिर। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा बचपन एक यतीम की तरह गुजरा, और तुम्हें जिसे मैं अपना बाप समझ रही थी, तुम तो मेरे माँ बाप के हथियारे थे। उस वक्त हसनैन भी कमरे में आ जाता है और ऐसे दिखाने लगता है जैसे वो इस सबसे अनजान था। उसकी इस हरकत पर मैंने उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा और उसकी पूरी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख दी, जिससे वो हैरान रह जाता है। मेरे सौतेले पापा भी इस बात पर दंग थे कि मुझे हसनैन की सच्चाई आखिर कैसे पता चली। तो खाला ने मेरे सौतेले बाप से कहा कि भले ही तुमने अपने इस प्लान के बारे में मुझे कुछ भी ना बताया हो, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हें हसनैन से बात करते हुए सुन लिया था और उसी दिन मुझे पता चला था कि हसनैन भी तुम्हारी इस चाल का एक हिस्सा है। उसके बाद पुलिस मेरे सौतेले पापा, नाना और हसनैन को पकड़ कर लेगी। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी अपने माँ बाप के साथ इस दुनिया से चली जाती। इसके बाद मेरी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। और मैंने जैसे ही खुद को खत्म करने के लिए कदम उठाया तभी खाला ने आकर मेरा हाथ रोक लिया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती। अब मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि मैं जिससे प्यार करती थी वो भी धोखेबाज निकला। उस पर खाला ने कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम्हारी माँ है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही हैं। इस पर खाला ने कहा कि आरज़ू, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। दरअसल उस एक्सीडेंट में उन लोगों ने सिर्फ ये नाटक करके दिखाया था कि तुम्हारी माँ मर गई है, पर असल में तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, बल्कि उन लोगों ने उसे पागल खाने में बंद करवा दिया था, ताकि अगर मुस्तकबिल में कभी ऐसी कोई जरूरत आन पड़े जिसमें उन्हें तुम्हें जायदाद की खातिर ब्लैकमेल करना पड़े तो ये लोग तुम्हारी माँ का इस्तेमाल कर सके। बस इसलिए उन्होंने तुम्हारी माँ को जिंदा रखा। खाला के मुंह से ये बात सुनकर मैं खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। मैं और खाला उसी वक्त ही पागल खाने गए, और जब मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी माँ को जिंदा देखा तो कुछ पल के लिए मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी माँ को वापस अपने घर ले आई। मैंने उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवा दिया था। उधर मैंने अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी भी खुद ही उठा ली थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे सौतेले पापा ने न जाने कितने करोड़ का घपला कर रखा था, जिससे हमारी कंपनी घाटे में चली गई थी। और शायद इसी वजह से मेरे पापा ने कभी भी मुझे ऑफिस नहीं आने दिया, क्योंकि अगर मैं रेगुलर ऑफिस आती तो उनकी सारी अय्याशियों के बारे में पता चल जाता जो वो मेरे नाना के पैसों से कर रहे थे। आज इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं और मैं अपनी कंपनी को एक ऊंचे ओहदे पर लेकर आ गई हूँ। मेरी माँ पहले से काफी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन जो कुछ भी उनके माजी में उनके साथ हुआ है उनके निशान आज भी उनके चेहरे पर दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे मैं वो सब कभी नहीं भूल सकती। खाला ने मुझसे कई बार कहा कि अब वो यहाँ से चली जाना चाहती हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में वैसे ही मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है और
और आज अगर मैं जिंदा हूँ, मेरी माँ मुझे वापस मिली है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ही है। दोस्तों, आज के वक्त में बहुत से लोग ऐसे हो चुके हैं जो पैसे के लालच में अंधे होकर इंसानियत को पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन बुरे कामों का फल बुरा ही होता है, इसलिए हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी की जिंदगी खराब हो, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाकर और खुशियों को छीनकर आप कभी भी खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।